अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है, स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि नए इन्वेस्टर्स जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो किन पैरामीटर्स की वजह से जो है, किन वजूहात की बुनियाद पर अपने पैसे जो है वो नुकसान में ले जाते हैं या लूज़ कर देते हैं अपनी मनी को, आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो। सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी किसी एज अ नए इन्वेस्टर की हैसियत से इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है वो होता है कि लैक ऑफ नॉलेज का होना। यानी किसी दोस्त ने कह दिया कि ओजीडीएससी ऊपर जाने वाला है तो उसको ख़रीद लिया, या किसी ने कह दिया कि मारी ऊपर जाने वाला है, या फिर पीएसओ ऊपर जाने वाला है, या पीपीएल ऊपर जाने वाला है, सो उसको ख़रीद लेना। तो यानी आपने खुद कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखी, आपने कोई वैल्यूएशन रेशोज़ नहीं देखी और उसके बाद आप किसी स्टॉक को बाय कर लें तो फिर आप जो है उसके बाद कहते हैं कि अब हमारा प्रॉफिट होगा। और क्योंकि कॉन्सेप्ट आप स्विंग ट्रेडिंग का लेकर आते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फिर नुकसान देखना पड़ता है। तो हमेशा इसका जो हल है वो ये है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का स्टार्ट करें तो उसके अंदर आप कम अज़ कम भी जो मिनिमम, बेयर मिनिमम कह लें कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना आना ज़रूरी है। और उसके हवाले से हम ऑलरेडी तीनों स्टेटमेंट्स को मुकम्मल तौर पर कैसे पढ़ा जाता है, उनसे रेलिवेंटली रेशोज़ कौन सी होती हैं, वो कैसे निकाली जाती हैं, उस पर ब्रीफ डिस्कशन आपके लिए अवेलेबल है। तो यानी उसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पढ़ी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे पढ़ी जाती है, और इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कैसे पढ़ते हैं, और एज एन इन्वेस्टर वो आपको क्या नॉलेज देता है कि कंपनी के बारे में आपको क्या मालूमात मिलती है, और उससे आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं कि कंपनी आने वाले दिनों में क्या मुनाफा करेगी या नुकसान करेगी। तो यहाँ जो आपको मैं प्रॉब्लम और साथ साथ उसका सोल्यूशन बताती जाऊँगी। यानी जो लैक ऑफ नॉलेज है उसका हल ये है कि एज एन इनिशियल फेज आप जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई हैं उनको पढ़ें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब भी आप पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली वो क्वार्टर वाइज भी होती हैं, तो क्वार्टर वाइज में आपको इस साल का और पिछले साल सेम साल का जो क्वार्टर गुजरा होता है उसके दरमियान कंपैरिजन मौजूद होता है, तो आप उन कंपैरिजन्स को देख पाएंगे। आप ईपीएस रेशो या ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर को देख पाएंगे, उसको कंपेयर कर पाएंगे, पीई रेशो को देख सकेंगे, डिविडेंड यील्ड को देख सकेंगे। तो आपने फॉर एग्जांपल आपने एक सेक्टर को सिलेक्ट किया कि आपने सिलेक्ट किया कि मैंने सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अब उसमें आप जो है वो अगर दो कंपनीज देख लें, डीजी खान सीमेंट हो गया, लकी सीमेंट हो गया, या फिर महफिल लीफ सीमेंट हो गया, तो आप इन तीनों कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल लें। इनके क्वार्टर्स के दरमियान पहले खुद देखें कि इस कंपनी ने अपने पिछले क्वार्टर से बेहतर परफॉर्म किया या नहीं। आने वाली जो उसकी आप उन वीडियोज़ को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली हैं उनको लाजमी देख लें, फिर उसके बाद इनके एनालिसिस कर लें। अब आपने जब उन 3-4 चीज़ों को देख लिया उस कंपनी के हवाले से, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब इनको कंपेयर करना है, रेशोज़ निकाल लेनी है हर कंपनी की, और फिर इनको तीनों कंपनीज को आपस में कंपेयर करके फैसला करना है कि कौन सी कंपनी जो है वो इसमें बेस्ट आ रही है और वो बेहतर परफॉर्म कर रही है, और कौन सी है जो इक्वल आपस में दोनों जो है वो इक्वल आ रही हैं और दोनों ही आगे चल के मुनाफा दे सकती हैं। तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को उस तरीके से उसमें लगा सकते हैं। इसी तरह फिर आप किसी और सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, फिर किसी और सेक्टर को, तो ये आपका एक बेयर मिनिमम नॉलेज आ जाता है जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएंगे। अब अगर हम ये देखें कि आप इमोशनल डिसीजन आपको इसमें किस तरीके से जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो जब भी मार्केट गिर रही होती है तो इसके साथ साथ जो डर है वो बढ़ जाता है, और यहाँ पर जो है ना ये अक्सर देखा जाता है कि लोगों को लगता है कि अब जो मार्केट गई है नीचे तो शायद ये वापस ऊपर नहीं आएगी, या फिर ऊपर जा रही है तो ये और ऊपर जाएगी। तो राइट टाइम पर हम साइकिल्स को एनालाइज नहीं करते। ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि क्या मार्केट जो ऊपर जा रही है वो किसी अच्छे बिजनेस की वजह से जा रही है, उसने कोई नई कोलैबोरेशन करी है, कोई नई एक्सपेंशन करी है, या उसने कोई नई इन्वेस्टमेंट की है उसकी वजह से ऊपर जा रही है, या सिर्फ ये पम्प एंड डंप स्ट्रेटेजी है, यानी क्या कोई बड़े इन्वेस्टर ने उसको बाय किया है और वो आगे
आगे प्राइस को ऊपर जाने के बाद सेल करने वाले हैं। और ये भी आपको अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की अगर नॉलेज नहीं है, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देख रहे हैं और आपने एक स्टॉक बाय किया, आपने उसको इंडेक्स फंड में देखा, यानी आपने उसको KMI 30 में देखा या आपने उसको मीज़ान बैंक में देखा, तो और आपने उसको बाय कर लिया, तो और आप वो स्टॉक जो है वो आपके लिए कि खुशकिस्मती के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने उससे एग्जिट कब लेना है। तो फिर अगर आपको 20% रिटर्न आ चुका है, उससे 30% आपका आ चुका है, तो यू आर वेरी लकी कि अब आपको वहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो राइट टाइम है। ये मैं स्विंग ट्रेडर्स की लिए बात कर रही हूँ। अदरवाइज जो अच्छी फंडामेंटल कंपनीज होती हैं वो लॉन्ग रन के अंदर आपको 40%, 50%, 70% भी रिटर्न्स देती हैं। इंशाअल्लाह आगे चल के हमने ये बात ज़रूर करनी है आने वाली वीडियो के अंदर कि हम जब अपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो हमारा कैपिटल किस तरीके से मुकम्मल होता है, यानी जो आपने कैपिटल लगाया है वो होल्डिंग के साथ कैसे आपका मुकम्मल हो जाता है, और इसके साथ साथ कि आपकी होल्डिंग से आपकी डिविडेंड और बाकी चीज़ें एक स्टेज के बाद कहाँ मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद आप एडिशनल बेनिफिट्स कब ले रहे होते हैं। तो यानी बगैर बेचे, बगैर कैपिटल गेन टैक्स लगाए भी आप बहुत सारे मुनाफा जो है वो अर्न करते हैं। वो किस तरीके से होता है वो इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर एक मिसाल के तौर पे बात करें कि एक स्टॉक जो है वो 10% नीचे गया तो आपने उसको बेच दिया इमीडिएटली, लेकिन कंपनी अगर अच्छी थी तो वो लॉन्ग रन के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। अब फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं इसमें PSO की। PSO जो है वो अभी कुछ दिन पहले या ये अभी लास्ट मंथ के अंदर अगर आप उसके ग्राफ को देखें तो वो 420 पे भी था, 417 पे भी था, 413 पे भी उसकी बाइंग थी। जब वो 420 के राउंड पे था या 430 के राउंड पे था तब लोगों ने, और वो एकदम से 417 और 413 के राउंड पे आया तो सबको लगा कि ये मज़ीद डाउन जा सकता है और उसको लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 413 पर जिन लोगों ने उसको बेचा नहीं और उनकी बेशक पोर्टफोलियो के अंदर वो 20% के लॉस पे भी था, उन्होंने उसको वहाँ पर होल्ड किया, उसको बाय किया और राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा और उसको होल्ड किया वहाँ पे। सो आज आपकी जो लेटेस्ट अभी रिपोर्ट जा रही है तो आज के हिसाब से जो उसकी क्लोजिंग थी वो अराउंड 480 के अराउंड पे थी। और आने वाले वक्त में भी ये देखा जा रहा है कि अगर लॉन्ग स्विंग के हवाले से बात की जाए, यानी कि फ्यू मंथ्स के हवाले से बात की जाए, 2026 के हवाले से बात की जाए, तो PSO 600 के अराउंड भी जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर आपको अपनी एनालिसिस करना ज़रूरी है, आपको खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए और रेशोज़ निकाल के उसको कंपेयर करके फिर अपना डिसीजन मेक करना चाहिए। अच्छा, यहाँ तो ये बात हो गई हमारी इमोशनल डिसीजन के हवाले से। अब अगर हम बात करें कि कोई स्ट्रैटेजी ना हो और बगैर प्लान और स्ट्रैटेजी के हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हम अपनी जो मनी होती है उसका जो नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। जब भी हम एंट्री ले रहे हैं और जब हमने एग्जिट लेना है उसके अंदर हमारा राइट डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम जो भी रिस्क मेंटेन हो रहा है उसको कितना हैंडल कर सकते हैं, और टाइम हॉरिजॉन को भी देखना है कि हम शॉर्ट टर्म के ऊपर आना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के ऊपर आना चाह रहे हैं। आपको मेरी जो भी नए बिगिनर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी में अभी शुरू हुए हैं उनको चाहिए कि वो कम से कम भी 80% का जो पोर्टफोलियो है उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें और 10% जो है वो उनका उसको कैश बैलेंस में रखें, और 10% के साथ स्विंग यानी कि जो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग होती है, फ्यू डेज से लेकर फ्यू मंथ्स की जो ट्रेडिंग होती है वो उसके अंदर अपना 10% अमाउंट के साथ एंटर हो ताकि नुकसान ज़्यादा ना हो। और वंस आपको चार्ट्स की समझ आ जाती है, आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, आपको न्यूज़ की वजह से किस तरीके से स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट होती है, डिसीजंस की वजह से कैसे इम्पैक्ट होती है, अगर वो चीज़ें आपको एनालाइज करनी आ जाती हैं तो फिर उसके बाद आप अल्टीमेटली अपने पोर्टफोलियो को अपने तरीके से अरेंज कर पाएंगे। और अगर हम ये बात करें कि बाज़ लोग ये समझते हैं, जैसे मारी एनर्जीज़ ने पिछले साल बहुत अच्छा बेनिफिट दिया, बोनस शेयर्स अनाउंस किए, राइट शेयर्स अनाउंस होते हैं। अगर आपको ये जानना हो कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं, राइट शेयर्स क्या होते हैं, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सो लास्ट ईयर मारी ने बोनस शेयर्स अनाउंस किए थे और बहुत अच्छा उसने प्रॉफिट दिया था, बहुत मतलब लाइक 3000 तक पे जाके वो स्प्लिट आया उसके स्टॉक की प्राइस में, और फिर वो उसकी प्राइस कम की गई ताकि ज़्यादा लोग उसको ख़रीद सकें। इसी तरह कुछ और कंपनीज़ भी जब वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं तो वो अपनी प्राइस को स्प्लिट करके नंबर ऑफ़ शेयर्स अनाउंस कर देती हैं और ताकि ज़्यादा लोग उसको ख़रीद सकें। तो अब आप अगर ये समझते हैं कि आपने 20,000 रुपये के मारी ख़रीद लिए हैं और अब आपका एक हफ्ते के बाद प्रॉफिट जो है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि उसने पिछले साल में प्रॉफिट बहुत अच्छा दिया था। इस साल में बेशक उसकी स्टार्टिंग जो अगर जर्नी देखी जाए तो वो 700 को टच करने के बाद 580 पे भी टच हुआ, और 580 पे जब था तब लोगों का कहना था कि ये 400 और 350 पे भी मिलेगा आपको, तो अभी बाय ना करें। लेकिन जिन्होंने सिर्फ
रेलेवेंट टाइम पर जो है उसकी एवरेजिंग की, वो इस वक्त 748, 760, 780 तक पे भी गया है। सो राइट स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी प्लानिंग में, आपकी स्ट्रेटजी में। तो उसको मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आपका लॉस हो रहा होता है तो उस टाइम पर तो लाजिम तौर पर आपको देखना है कि जिस कंपनी को आपने होल्ड किया है, क्या वो कोई फंडामेंटल कंपनी थी या आपका रॉन्ग डिसीजन था। अगर रॉन्ग डिसीजन था तो फिर ब्रेक इवन का टाइम मिल ही जाता है, उसको फिर होल्ड करें, वहाँ आपकी मनी स्टक हो गई है। और जब राइट टाइम आए तो उससे एग्जिट ले लें। अब जैसे अगर स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से बात करें तो सिटी फार्मा हो गया या BF बायोसाइंसेज, आई थिंक BF फार्मा जो बायोसाइंसेज, आई थिंक सो, ये दो कंपनीज जो थी ये एक टाइम पर बहुत अच्छा वॉलेटाइल किस्म का अप पीक और डाउन पीक्स दे रही थी, विच मीन्स के इनके अंदर वॉलेटिलिटी देखी जा रही थी। और जो ट्रेडर्स थे, डे ट्रेडर्स थे या स्विंग ट्रेडर्स थे, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा ख़रीदते थे। लेकिन बाज़ को जिन लोगों ने उसको ख़रीदा वो काफ़ी अरसे तक उसमें स्टक रहे। वजह यही थी कि उसकी प्राइस जो है वो डाउन पे जा रही थी, जिस स्टेट पे उनको न्यूज़ वगैरह की वजह से उन्होंने उसको बाय किया। तो वहाँ से एग्जिट लेना बड़ा मुश्किल हुआ और बाद लोगों को एक राइट स्ट्रैटेजी मिली और फिर उन्होंने वहाँ से एग्जिट भी लिया और प्रॉफिट के साथ लिया। तो वो एग्जिट कब लिया जाता है? वो टाइम के साथ लिया जाता है। यानी अगर गलत डिसीजन हो गया है तो उस पर पछताना नहीं होता, उसको होल्ड करना होता है और राइट टाइम पर उससे एग्जिट लेकर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी होती है। लेकिन वो उसमें यही मसला होता है फिर कि आपके जो पैसे होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए फंस जाते हैं। और अगर हम बात करें कि आपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, उसके ऊपर हमने ब्रीफ डिस्कशन ऑलरेडी किया है कि स्टॉप लॉस कैसे लगता है, आप अपनी ब्रोकर ऐप में उसको कैसे लगाते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो उसको मेंटेन करके चलना है ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये वो आपका कैपिटल है। आपको कोई ब्रोकर या कोई और फाइनेंशियल एडवाइज़र ये चीज़ नहीं बताएगा, आपने खुद डिसाइड करना है कि आप कितना % लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम ही टोटल 50,000 है, 60,000 है और आप 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप के ऊपर उस तरह की जिम्मेदारियां नहीं हैं और आप 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं अगर एज अ स्टूडेंट या किसी भी तरीके से, तो आपको ये समझना है कि आप इतना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप 10,000 के ऊपर स्टॉप लॉस जो है वो ये लगाएं कि 3,000 पे आए तो आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ हो। सो ऑब्वियसली वो तो आपकी 70% की अमाउंट जो है वो लूज हो जाएगी। तो आपको स्टॉप लॉस अपनी अर्निंग के पोटेंशियल को देख के लगाना है कि जिसमें आपकी मनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क में ना आए। तो इस चीज़ को रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो आपको खुद देखना होगा और उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह अगर आपको नहीं समझ आता कि अगर आपकी सैलरी, आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 की है, 20,000 की है, तो उस पर स्टॉप लॉस कहाँ लगना चाहिए, तो फिर हम इंशाअल्लाह उसके हवाले से भी कि उस पोर्टफोलियो के अंदर कहाँ लगना चाहिए उसके ऊपर बात कर लेंगे। अब अगर हम बात करें कि टिप्स को, ग्रुप्स को, रूमर्स को फॉलो करना, खुद को स्टडी ना करना, ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसकी वजह से ब्लाइंडली इन चीज़ों को फॉलो करने की वजह से जो है बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। उनकी मनी जो है वो बहुत ड्रास्टिकली कह लें कि डाउनवर्ड की तरफ मूव कर जाती है। आपको बाकायदा बड़ी अच्छी खूबसूरत बाय कॉल्स आती हैं कि ये स्टॉक इतनी अमाउंट में ख़रीदना है, इसका स्टॉप लॉस ये है, इसकी टिप ये है कि ये पहला इसका पॉइंट यहाँ पहुँचेगा, दूसरा यहाँ पहुँचेगा, यानी जो उसके सपोर्ट लेवल्स हो गए या रेजिस्टेंस लेवल हो गए वो सारे मेंशन किए हुए होते हैं। और आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी स्टडी हुई हुई है और मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुझे तो सिर्फ बाय करना है, और आप वो बाय कर लेते हैं। अब अगर मैं एक बात कहूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्रुप में देखा कि वहाँ पर एक न्यूज़ आई है, तो क्या मुझे वो बाय करना चाहिए? नहीं, मुझे पहले अपनी स्टडी करनी चाहिए कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर किसी स्टॉक की प्राइस आ रही है कि ये तो 715 पे बाय कर लेना है, तो मुझे इनिशियली भी ये बात पता थी कि मुझे उसके बाद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना है। उससे देख के लग ही नहीं रहा कि वो 715 का स्टॉक है, उसने 600 के ऊपर जाना ही जाना है, तो फिर क्यों बाय करना है उस स्टॉक को। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, मेरा बार बार एम्फेसाइज यही रहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इग्नोर नहीं करना, उनको लाजमी पढ़ना है। किसी भी ग्रुप कॉल को, किसी भी टिप को जो है ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, सोशल मीडिया कॉल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, अपनी स्टडीज़ लाजमी करनी है क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी हार्ड अर्न मनी है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि ओवर ट्रेडिंग, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर हमने फॉर एग्जांपल अब उन ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं जो 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करते हैं स्विंग ट्रेड के अंदर, और ऑब्वियसली उसमें अच्छा बेनिफिट बन जाता है कि आप 10 लाख डाल रहे हैं और आपने ऐसा स्टॉक बाय किया है जिसने 10% से 30% तक की रेंज में प्रॉफिट देना है। तो आप प्रॉफिट बुक करके जब वहाँ से निकलते हैं और आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं, तो यानी कि आप एक ही महीने में कई बार ट्रेडिंग कर रहे हैं,
तो उसका नुकसान ये होता है कि आप इस दौरान में कंपनी के एनालिसिस को पढ़ने में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि आप टैक्सेस को, आप लेवरेज चार्जेस को, आप ब्रोकरेज चार्जेस को, आप एसएसटी को, आप कैपिटल गेन टैक्स को, इन सब चीज़ों को जो है वो कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं। और वो जब एट द एंड ऑफ द मंथ वो सब कुछ एडजस्टमेंट आती है तो आपको पता चलता है कि जितना आपको प्रॉफिट नहीं हुआ उससे ज़्यादा जो है आपके टैक्सेस कट गए। तो और ये इसके साथ साथ आपका मेंटल एग्जैशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको मल्टीपल कंपनीज देखनी पड़ रही होती हैं और आपका राइट डिसीजन बहुत मैटर कर रहा होता है। तो जब तक आप इस चीज़ को पढ़ने के लिए प्रोफेशनल ना हो जाएं तो ओवर ट्रेडिंग ना करें, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करें, 10% के साथ ट्रेडिंग करें, पर उसको भी फ्यू मंथ्स तक पहले शुरू में करें, फिर उसके बाद आप 1 मंथ के अंडर भी उसको कर सकते हैं। लेकिन बिगिनर्स के लिए एडवाइस बिल्कुल नहीं होगी कि वो 1 मंथ के अंदर कई बार जो है वो ओवर ट्रेडिंग करें। अब अगर हम बात करें कि लैक ऑफ पेशेंस, लॉन्ग टर्म के अंदर जो है बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा भी परफॉर्म करते हैं, नहीं भी करते हैं। अब कुछ कंपनीज जैसे कि सीरियल, आप उसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो वो आपको डाउनवर्ड की तरफ भी मूव करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वो अच्छा स्विंग ट्रेडर स्टॉक भी बन सकता है। अब भी वो डाउनवर्ड की तरफ ही मूव कर रहा है। वजह यह है कि उसकी कुछ अच्छी न्यूज़ देखने में आ रही हैं, उसके नई कोलैबोरेशंस देखने में आ रही हैं और उसकी कुछ नई प्रोडक्ट्स की अनाउंसमेंट्स देखने में आ रही हैं। ओज़ेम्पिक जो कि एक मशहूर प्रोडक्ट है, वो जो अभी तक यहाँ पे शायद कोई और कंपनी ने अभी तक अनाउंस नहीं की, वो शायद उस प्रोडक्ट को अनाउंस करने जा रहे हैं जो एक मैसिव लेवल पर जिसकी सेल्स हो सकती हैं। और जो प्रोडक्ट मैसिव लेवल पे सेल होगा वो ज़्यादा लंबे टाइम तक वो सेल्स पे डिपेंड करेगा कि आने के बाद मार्केट उसको किस तरीके से एग्री करती है, डॉक्टर्स उसको कितना रिकमेंड करते हैं। अगर वो चीज़ यहाँ चलती है तो फिर उसके बाद अगर पाकिस्तानी मार्केट में वो चलती है तो अल्टीमेटली सेल्स ऊपर जा सकती हैं, अगर नहीं तो सेल्स डाउन जा सकती हैं। सो वो सब चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी, अल्टीमेटली वो भी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड करेंगी। सो आपको उस स्टॉक को भी देखने के लिए उसकी पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेनी चाहिए और आने वाले वक्त में जब प्रोडक्ट अनाउंस हो जाए तो उसके बाद का पहले क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि वो एक स्विंग ट्रेड का स्टॉक है या वो एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। और उसके अलावा बाकी वैल्यूएशन रेशियोज़ हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हो गई, एफिशिएंसी रेशियोज़ हो गई, उनके बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं। आपके लिए वो सब कुछ अवेलेबल है, आप उसको जाएँ, देखें, सीखें और अप्लाई करें। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट देने के लिए बनाई गई हैं। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। हम क्या करते हैं कि हमें एक स्टॉक बहुत अच्छा लगा, हमें लगा कि हमारे पास तो 1 लाख रुपए हैं, अगर इसको अलग अलग स्टॉक्स में डालेंगे तो हो सकता है हमें बेनिफिट ना मिले। तो हम क्या करते हैं कि हम सारे के सारे पैसे ना एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। अब वो स्टॉक हर टाइम नहीं चलेगा। अगर बात हो रही है कि कभी कोई एसबीपी की अच्छी पॉलिसी आई है मॉनेटरी बेनिफिट्स के हवाले से, तो बैंक सेक्टर अच्छा चलेगा। लेकिन आपने अगर बैंक सेक्टर में उस टाइम पे इन्वेस्ट किया तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा चल गया। लेकिन अब अगर वो कह लें कि इंटरेस्ट रेट्स की ऐसी न्यूज़ आ गई या फिर कह लें कि बैंक के हवाले से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो अल्टीमेटली बैंक का सेक्टर नहीं चलेगा। उस टाइम पे शायद ऑयल एंड गैस का सेक्टर चल रहा हो या एनर्जी का सेक्टर चल रहा हो या फर्टिलाइज़र का सेक्टर चल रहा हो, बट अब आपने उन सेक्टर्स में अपनी जो मनी है वो इन्वेस्ट नहीं कर रखी होगी। और क्योंकि आपने वहाँ अपनी मनी इन्वेस्ट नहीं कर रखी है तो फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अब तो मैं लॉस में जा रहा हूँ। सो हमेशा उस फेयर ऑफ मिसिंग आउट को बचाने के लिए जो पोर्टफोलियो होता है उसको डाइवर्सिफाई किया जाता है, उसको मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर डाला जाता है। आप 30% जो है वो ब्लू चिप स्टॉक्स की तरफ जा सकते हैं। मिज़ान बैंक हो गया, OGDC हो गया, HUBC हो गया। अच्छा, यहाँ ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही हूँ आपको, ये सब कुछ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप अपनी स्टडीज़ करने के बाद ही इन चीज़ों की तरफ मूव कीजिएगा। 30% आप ETF में मूव कर सकते हैं। ETF में जो है अब आपके पास इस्लामिक ETF होते हैं जिसमें आपके पास महाना ETF हो गया, आपके पास मिज़ान ETF हो गया। महाना ETF जो है वो ऑल KMI के ऊपर वर्क कर रहा है और जो मिज़ान ETF है वो KMI 30 की टॉप 12 कंपनीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है। आपने अगर ये अपनी स्टॉक्स की राइट चॉइस कैसे की जाती है ये जानना है तो मैं इंशाल्लाह मुझे मेंशन कर दीजिएगा कि एज अ बिगिनर आप बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, बगैर किसी टेक्निकल एनालिसिस को किए हुए राइट स्टॉक को पिक कैसे करेंगे, अगर ये जानना है तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट डाउन कीजिएगा। फिर हम उसके ऊपर इंशाल्लाह एक ब्रीफ और अच्छी और समराइज्ड किस्म की वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। और 20% जो है ना वो आप डिफेंसिव स्टॉक्स में भी डाल सकते हैं, यानी यूटिलिटीज़ हो गई, फूड हो गया। और 20% से जो 20% 10% जो है वो आप अपने कैश या शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए या फिर वो जैसे भी आप उसको एलोकेट करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, और अगर हम बात करें
कि फंडामेंटल स्टेटमेंट्स या फंडामेंटल एनालिसिस जो होते हैं उनको इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए, एक बिजनेस है और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि स्टॉक मार्केट जो है वो नंबर्स नहीं है, वो डिजिट्स नहीं है, वो वैल्यूज़ नहीं है। उसके पीछे बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की जॉब्स मौजूद हैं, उसके पीछे कंपनीज के अंदर होने वाला बिजनेस मौजूद है, उसके ऊपर होने वाली सेल्स मौजूद हैं, उसके ऊपर मौजूद प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, एक पूरा सिस्टम मौजूद है। सो अब उन तमाम चीज़ों को जब आप देखेंगे तभी आप उस कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, तो ही आप उसके अंदर सही टाइम पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। और वो आपको कैसे पता चलेंगे? वो आपको अर्निंग पर शेयर से पता चलेंगे, वो आपको P/E रेशो से पता चलेंगे, डिविडेंड यील्ड से पता चलेंगे, कंपनी ने कितने लोन लिए रखे हैं, यानी डेट लेवल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म डेट क्या है, शॉर्ट टर्म डेट क्या है कंपनी का, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प करेंगी ये सब चीज़ें देखने में। सो आप जब ये चीज़ें देख लेंगे कि क्या कंपनी अपने लॉस को शॉर्ट टर्म में रिकवर करने के काबिल है, क्या कंपनी लॉन्ग रन के अंदर अपने जो इन्वेस्टर है उसको ज़्यादा अर्निंग दे सकती है, जब ये सारी बातें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताती हैं। और वो आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हैं। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर आपके कमेंट्स होते हैं कि वो वीडियोस कहाँ हैं, तो वो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अब हम ये समझ के आते हैं कि किसी दोस्त ने बता दिया, किसी फैमिली मेम्बर ने बता दिया, या किसी यूट्यूबर ने आपको बता दिया कि जो स्टॉक मार्केट है वो तो आपके पैसे डबल कर देती है। मैंने आपको कभी भी नहीं कहा कि आपके पैसे यहाँ डबल होते हैं। यहाँ आपके पैसे आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट होते हैं। जिस तरह बिजनेस ओनर्स अपना बेनिफिट हासिल करते हैं उतना ही बेनिफिट आपको मिलता है। 10% to 11% अगर आप इंडेक्स फंडिंग कर रहे हैं तो एनुअल रिटर्न मिल जाता है, अगर आपने राइट स्टॉक्स के अंदर चूज़ कर रखा है। ये कोई गैम्बलिंग ऐप नहीं होती, ये PSX है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसके पीछे बिजनेसेस हैं। यहाँ मनी मंथ्स में डबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए ये हलाल भी है। तो यहाँ कंपाउंडिंग जो है वो आपको रियल वेल्थ बनाने में जो है वो आपकी हेल्प कर रही होती है। सो इन चीज़ों को मॉनिटर करना और इनके अंदर राइट इन्वेस्टमेंट करना आपका बेहतरीन डिसीजन हो सकता है। अब अगर हम कुछ चीज़ों को कि आप अपनी मनी कैसे लूज़ ना करें उनको अवॉइड करने के हवाले से बात कर लें, तो आपने जो लोग नॉर्मल अकाउंट ओपन करते हैं और वो 10 से 20 लाख या 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर उनके पास इन्वेस्टर अकाउंट जो है CDC का वो होना ज़रूरी है, ताकि उनकी जो सेफ्टी है और जो ट्रांसपेरेंसी है वो कायम रहे। जिनका पोर्टफोलियो सहूलत अकाउंट में होता है और वो 10 लाख से क्योंकि कम की अमाउंट होती है, तो फिर आप ऑब्वियसली सब अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से कंटिन्यूसली जो भी नॉलेज आती है वो आपको देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ताकि आप उसमें राइट डिसीजंस ले सकें। अब उसके लिए आप जो भी PSX के हवाले से लर्निंग पोर्टल पर जा सकते हैं, वहाँ से भी सीख सकते हैं। जो भी आपके पास वेबिनार्स आते हैं, ये चीज़ें आती हैं, वो आपको सुननी चाहिए। इसी के तरह आप जो है वो स्मॉल स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आप 5,000 से 20,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं, जब आप बिल्कुल अगर नॉलेज नहीं रखते स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो फिर आप ऑब्वियसली 10-20 हज़ार रुपये मंथली SIP वाले प्लान को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का सिस्टमेटिक प्लान होता है आप उसको फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपका जो कैपिटल अमाउंट होता है, जो आपने खुद अपनी रकम डाली होती है, उसे कैपिटल कहते हैं, तो उस कैपिटल अमाउंट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके लिए स्टॉप लॉस है। यानी आप कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, ये चीज़ पहले डिसाइड करके एंटर करें मार्केट में। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म पे फोकस करना चाहिए, डिविडेंड्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आप इन्फ्लेशन को भी बीट करते हैं, आप रुपये की जो डिवैल्यूएशन हो रही होती है उसको भी बीट कर पाते हैं, और जो वेल्थ बिल्डिंग है उसको भी मेंटेन कर पाते हैं। और जो र्यूमर्स आती हैं, हाइप्स आती हैं, और किसी फंडामेंटल कंपनी के जब आपने एनालिसिस कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि PSX में अगर 600 कंपनीज़ हैं तो आपने 600 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है। अगर आपने 5 से 10 कंपनीज़ अच्छी देख ली हैं और आपको लगता है कि ये हर सेक्टर में मेरी डाइवर्सिफाइड किस्म की पोर्टफोलियो है और मैं इसमें इन्वेस्ट करके फ्यूचर में एक अच्छी वेल्थ मेंटेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर आपको र्यूमर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, आपके लिए वो चीज़ें नहीं हैं कि जो मैक्रो इन्फ्लुएंस आ रहा है, और वो अगर फंडामेंटल कंपनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सपोर्ट करेगी, तो लॉन्ग टर्म में वो कंपनी मेंटेन रहेगी। और अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ भी जाती है तो वो उसको अपब्रिंग कर लेती है। अगर आपका जो स्टॉक है वो शरिया कॉम्प्लाइंट है, तो फिर आपको उसको हर 6 मंथ्स के बाद जो 2 बार हमारे पास एक KMI 30 की रिवीजन आती है, रिकम्पोजिशन आती है, उसके अंदर देख लेना चाहिए
कि क्या आपकी बाइंग कंपनी अब भी जो है वो शरिया कॉम्प्लाइंट है या नहीं है। और इसी तरह से जो आपका पोर्टफोलियो है आप उसको मंथली भी एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके देख सकते हैं कि किस में आपको बेहतर बेनिफिट होता है। और विद टाइम आपको उसके अंदर ये समझ आना शुरू हो जाता है कि कौन सा स्टॉक किस इंडिकेटर की वजह से किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।